नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंदौर से मिल रही बड़ी खबर की। इंदौर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मध्य प्रदेश पुलिस का एक बड़ा यहां पर रखा है कदम निकलकर सामने आ गया। एमपी पुलिस को मोस्ट वांटेड जीतू सोनी को इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। जीतू सोनी की गिरफ्तारी गुजरात के अमरेली से पुनः बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय से इसकी गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं चल रही थी। डीआईजी हरिनारायण चारी ने इस बात की पुष्टि की जीतू सोनी पर रेप, गैंगरेप, मानव तस्करी, अवैध कब्जे, जबरन वसूली और धोखाधड़ी समेत 56 मामले दर्ज हैं। जीतू सोनी पर इंदौर पुलिस ने 1,60,000 का इनाम घोषित कर रखा था। क्राइम ब्रांच की 12 से ज्यादा टीमें गुजरात में डेरा डाले हुए थी, जिसके बाद उन्हें यह कामयाबी हासिल हुई है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कैसे ये सफलता हासिल हो पाई और क्या ताजा जानकारी फिलहाल? जी बिल्कुल दीपेश, आपको बता दूं कि लगभग 6 महीने से अधिक का वक्त हो गया जब से जीतू सोनी फरार चल रहे थे। जीतू सोनी न सिर्फ बल्कि इनके परिवार के अन्य सदस्य भी इस मामले में फरार हैं और 40-50 से अधिक मुकदमे इनके ऊपर दर्ज है। हालांकि लगातार पुलिस इनकी सर्चिंग कर रही थी, लिहाजा पुलिस को सूचना मिली कि जिसके माध्यम से बॉम्बे और गुजरात 2 टीमें अलग अलग रवाना की गई। दोनों लगातार टीमें रैकी कर रही थी और इसी बीच कल रात सूचना मिली कि गुजरात के अमरोली में ये छुपे हुए हैं। लिहाजा पुलिस ने दबिश देकर इन्हें पकड़ा और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो सूचना मिल पा रही है, जो टीमें इन्हें लेकर इंदौर पहुंची हैं उसमें कुछ गाड़ियों में क्षति भी नजर आ रही है, गाड़ियों के कांच फूटे हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस वक्त जीतू सोनी को गिरफ्तार किया गया उस वक्त कुछ विवाद के हालात भी निर्मित हुए, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अभी थोड़ी देर पहले इंदौर क्राइम ब्रांच ऑफिस लेकर पुलिस पहुंची है। जीतू सोनी से तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिले के वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। तो पूछताछ में अब ये खुलासा होगा कि आखिर फरारी के दौरान जीतू सोनी कहाँ छुपे हुए थे और कौन लोग उनके मददगार थे जो फरारी के दौरान मदद कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन विकास एक और चीज की अब लंबी पूछताछ शुरू होगी। तमाम तरह के जितने भी मामले थे उन सबको लेकर भी अब कई खुलासे होने की उम्मीद नजर आ रही है। क्या लग रहा है कौन कौन से ऐसे बड़े मसले हैं जिनका खुलासा अब होना बाकी है? बिल्कुल दीपेश, अगर बात की जाए तो ये उस वक्त पूर्व की सरकार के वक्त से ही ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन क्लीन माफिया के दरमियान ही इनके तमाम जो नेक्सस थे वो खुलकर सामने आए थे और तमाम आवेदकों की फरियाद पर प्रकरण दर्ज किए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा वक्त में जिले के जो वरिष्ठ ऑफिसर हैं ये सभी अधिकारी उस वक्त भी यहाँ पर मौजूद थे, उस वक्त भी यहाँ तैनात थे जब ये गोरख धंधे जीतू सोनी के माध्यम से चलाए जा रहे थे। तो क्यों इन अफसरों ने उस वक्त लापरवाही दिखाई? क्यों नहीं इन अफसरों के पास इन सभी चीजों की जानकारी पहुंची कि जिले में क्या क्या सर्वाइव हो रहा है, क्या क्या ऑपरेशन चल रहे हैं? तो सरकार ने उस वक्त दिलचस्पी दिखाई, लिहाजा तमाम नेक्सस टूट गए। अब देखने होगा कि ये वही जो अफसर हैं जो पहले तैनात थे तो एक बार फिर वो सख्ती दिखाते हुए नजर आते हैं या सामान्य तरीके से ये सिर्फ एक प्रक्रिया भर सॉल्व की जाएगी और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद इन्हें किसी प्रकार की रियायत दे दी जाएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि अब लंबी पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद कई खुलासे होने की उम्मीद अब नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी का आज प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ का पुतला जलाया है, कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कमलनाथ पर राजीव गांधी फाउंडेशन को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। बीजेपी उपचुनाव में भी इसी मुद्दे को भुनाने की तैयारी में नजर आ रही है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आज बीजेपी के द्वारा किए गए प्रदर्शन की कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया है। बताया यह जा रहा है कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि उस दौरान मंत्री रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए चीन को फायदा पहुंचाने का काम कमलनाथ के द्वारा किया गया था, जिसके बाद अब उनसे जवाब मांगा जा रहा है और इसको लेकर ये प्रदर्शन आज बीजेपी का देखने को मिल रहा है। चूंकि उपचुनाव के नजदीक आने के साथ साथ अब इस तरह की गतिविधियां और तेज गति दिखाई दे रही हैं। तो जब 24 सीटों पर उपचुनाव पूर्ण हो और उपचुनाव के बीच
अगर कोई इस तरह के मामले निकलकर सामने आए तो फिर उसे भुनाने में कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं हटता है, और यही बीजेपी करती हुई भी दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अब सवाल ये खड़े किए जाने लगे हैं कि आखिर 6 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर इतने दिनों तक ये मुद्दा कहां दबा हुआ था? क्यों आखिर इतने दिनों तक इस मामले को लेकर सवाल नहीं खड़े किए गए? क्यों इतने दिनों तक आखिर इस मामले को लेकर कार्रवाई नहीं की गई? तो ये तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस उठा रही है, लेकिन बीजेपी है कि इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। अब इसे आप बीजेपी का एक स्ट्रेटेजिकल प्लान भी समझ सकते हैं कि बीजेपी तमाम तरह के दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाकर कांग्रेस को इस मुद्दे पर खींच कर लाना चाह रही हो, ताकि इसी मुद्दे के इर्द गिर्द ये उपचुनाव घूमता नजर आए। हो सकता है कि इसके बाद कई और ऐसे मसले को जो निकलकर सामने आते रहे, मगर वर्तमान समय में यही एक सबसे बड़ा मसला है जो यहां पर देखने को मिल रहा है, जिस पर सियासत चारों तरफ घूमती दिखाई दे रही है। पीछे तो हो जा भाई यार। जूते मारो साले को, चीन के दलालों को। धिक्कार है कमलनाथ, धिक्कार है सोनिया गांधी, धिक्कार है कांग्रेसियों। अरे तुम उन सैनिकों के लहू को बेच दिया तुमने, जिन सैनिकों ने सीने पर गोली खाकर देश के तिरंगे को लाल चोटियों पर फहराया, हिमालय की चोटियों पर जिन तिरंगों को फहराया गया, उन सैनिकों के स्वाभिमान को बेचने का काम श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने और कांग्रेस के तमाम दलालों ने किया है। दुर्भाग्य है, हम कमलनाथ जी आपकी निंदा करते हैं, सोनिया गांधी जी आपकी निंदा करते हैं, और देश से माफी मांगो और देश को बताओ कि ऐसी गांधी परिवार में क्या भुखमरी पड़ गई थी कि तुम्हें 90 करोड़ लाख रुपए की दलाली चीन से लेनी पड़ी। अरे तुमने सैनिक का लहू बेचा है, और सैनिक के लहू बेचने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, समझौतों की मेजों पर सोनित लीलाम नहीं होगा, और अब की युद्ध हुआ तो फिर युद्ध विराम नहीं हो। तो सुना आपने, युद्ध की ललकार करते हुए नजर आ रहे हैं विधायक रामेश्वर शर्मा, और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तक को घेरने का काम किया है, और आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति निर्मित हो गई थी कि चीन से फंड दिया गया और पैसा यहां से उगाही की गई। तमाम तरह की बातें अब इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आ रही है। राजनीतिक चर्चाएं और ज्यादा तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात का अगर जिक्र किया जाए तो ये सब अगर होता दिखाई दे रहा है तो इसके इर्द गिर्द उपचुनाव की 24 सीटें भी दिखाई देने लगती हैं। ये कवायद कहीं ना कहीं उसे लेकर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कल ही जब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने शब्दों में कह दिया था कि यही तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा उपचुनाव में, कि आखिर किस तरह से जनता के साथ छलावा किया गया, जनता के साथ धोखा किया गया, और इस मुद्दे को जनता तक पहुंचना ही चाहिए। तो यह मुद्दा अब शायद बीजेपी अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती, और इसे ही भुनाकर पूरे मामले में उपचुनाव में पाला अपने तरफ करने की कोशिश लगातार की जाती रहेगी। तो प्रदर्शन शुरू हो चुका है, लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा है, बयानबाजी हो रही है, नारों को बुलंद किया जा रहा है, और पुतला दहन यहां पर होता हुआ दिखाई दिया है। भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर और विरोध जताया जा रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का पुतला जलाकर यहां पर उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि तत्कालीन वाणिज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने देश की जनता के साथ धोखा किया और चीन के एजेंट के रूप में काम वो करते रहे। तो अब इस आरोप पर पलटवार भी शुरू हो चुका है, और पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसको लेकर स्पष्ट किया है कि ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद और झूठे हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, आज बीजेपी का मेगा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और ये उम्मीद थी कि इस तरह से प्रदर्शन कर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में बीजेपी लगी रहेगी, लेकिन सवाल यह कि क्या
यही मात्र मुद्दा रहेगा, बाकी जो मुद्दे स्थानीय स्तर के हैं वो सब गौण खोते नजर आएंगे, या फिर कोई और नए मुद्दे भी निकलकर अब सामने आते दिखाई देंगे? होगा, देखिए और क्या क्या मुद्दे निकल के सामने आते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो नजर आ रहा है उसमें एक बात साफ है कि बीजेपी के तमाम मुद्दों के साथ साथ फिर वो चाहे डेवलपमेंट के हों या सरकार के कामकाज के हों, उनके साथ साथ चीन का जो एक मुद्दा है वो भी बीजेपी आने वाले उपचुनाव में जोर शोर से उठाएगी। और इस चीन के मुद्दे के जरिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं, और उपचुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही बड़ा चेहरा सामने होंगे। उनको घेरने के लिए अब एक नया जो पैंतरा है वो बीजेपी की ओर से चला गया है। आज प्रदेश भर में बीजेपी के इसी तरीके के जो विरोध प्रदर्शन हैं वो किए जा रहे हैं, पुतला दहन किया जा रहा है कमलनाथ पर, और कमलनाथ को कहीं ना कहीं चीन का एजेंट तक करार दिया जा रहा है बीजेपी नेताओं की ओर से। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देश की जनता के साथ किस तरीके से जब केंद्रीय मंत्री रहे, वाणिज्य कर मंत्री रहे कमलनाथ, तो फिर उनके साथ में धोखा किया गया और राजीव गांधी फाउंडेशन को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। तो ये सारे मुद्दे हैं, देखना होगा कि क्या जनता के बीच में इन मुद्दों से बीजेपी को कोई फायदा होता है या नहीं। अच्छा शरद, एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे कि सत्ता पक्ष में रहते हुए सड़कों पर उतरकर पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करना और उनके पुतले जलाकर अब एक नया ट्रेंड सेट करना कि यही मुद्दा है जिसको हम उपचुनाव में भुनाएंगे, तो क्या ये बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी है कि दूसरे मुद्दों को कांग्रेस न भुना पाए, उन मुद्दों पर कहीं उपचुनाव न चला जाए तो अपने मुद्दे सेट कर दिए जाए और उस पर इनको उलझा दिया जाए कि जवाब देते रहें? क्या ये स्ट्रेटेजी है बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए ये स्ट्रेटजी राजनीतिक तौर पर हो सकती है, क्योंकि इसमें नजर यही आ रहा है कि बीजेपी चाहती है कि ये जो चीन का मुद्दा है वो मुद्दा बड़ा हो जाए, जनता के बीच में बड़ा हो जाए। जी शरद, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ विधायक रामेश्वर शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसा रहा आज का प्रदर्शन और इसका क्या उद्देश्य? तो साफ है कि कांग्रेस को हिंदुस्तान ने पंडित नेहरू प्रधानमंत्री दिए, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री दिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस को अनेक प्रदेशों में मुख्यमंत्री दिए। कांग्रेस ने देश के अंदर ए से लेकर जेड तक के भ्रष्टाचार किए, तो भी हिंदुस्तान ने कांग्रेस को पसंद, मतलब कहा कि ठीक है भैया आज सुधरो कल सुधरो। अरे तुम तो सैनिक का लहू बेच रहे हो। एक सैनिक हमारी बर्फ की चोटी पर खड़ा होकर चाइना से युद्ध लड़ रहा है और तुम चाइना से दलाली ले रहे हो और चाइना से मुंह मिला के बात कर रहे हो, हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हो, चाइना के सुर में मिला रहे हो, पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हो, आतंकवादियों के सुर में सुर मिला रहे हो। अरे तुम हिंदुस्तान की राजनीतिक दल हो कि किसी आतंकवादी और दलालों की पार्टी? किसकी पार्टी हो? और इसलिए कमलनाथ जी उस समय वाणिज्य मंत्री थे, श्रीमती सोनिया गांधी के इशारे पर ये सारा लेन देन हुआ। तो सोनिया गांधी को हिंदुस्तान आज भाता नहीं है, क्योंकि वो विदेश की बेटी है, उसे देश भाता नहीं है। हिंदुस्तान को उसकी न भाषा मालूम, न परिभाषा मालूम, न हिंदुस्तान की गंगा मालूम, न यमुना मालूम, न तहसीर मालूम, तो वो देश के प्रति नहीं। लेकिन कमलनाथ जी, तुम तो हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए हो यार, तुमने तो इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया है। आखिर हिंदुस्तान को बेचने कर आप क्या चाहते हो? क्या अभी भी आपका पेट नहीं भरा? 90 लाख रुपए लेकर सैनिक का लहू बेचोगे? उस सैनिक की बूढ़ी माँ के पास जब ये खबर जाएगी तो वो क्या समझेगी? वो समझेगी कि वाह, मेरा बेटा सीने पर गोली खा रहा है और मेरे देश के नेता देश की दलाली खा रहे हैं। तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी जिस माँ ने ये सुना होगा? जी अच्छा शर्मा जी, इसको लेकर उन्होंने पलटवार किया है। वो कह रहे हैं कि ये तमाम आरोप बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। अगर ऐसा था तो 6 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार का कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों इस मसले को, अगर ऐसा था तो दबाए रखा गया? क्या सही वक्त का इंतजार था कि जब इस मसले को लेकर कांग्रेस अगर कोई आरोप लगाएगी तब उसे भुनाया जाएगा? हिंदुस्तान में हम जले बुझे की राजनीति नहीं करते, माफ करना। कांग्रेस हम पर ईर्ष्या के वार करती है, कांग्रेस हमको जेल में डालती है, कांग्रेस हमारे लोगों पर गोली चलाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे दिल्ली में सरकार में रहे चाहे मध्य प्रदेश में, हम ईर्ष्या और जलन की राजनीति नहीं करते कि कमलनाथ को पकड़ो जेल में डाल दो, दिग्विजय सिंह को पकड़ो जेल में डाल दो। हम इनके पाप भी नहीं देखना चाहते। हम तो प्रार्थना इनसे करना चाहते हैं कि देश में पैदा हुए तो देसी बनो, भारत की कूप से पैदा हुए तो भारतीय होने का धर्म निभाओ। सैनिक की सलूट अगर तुमने लिया है और उसके फीते के आगे तुम लोग
गाड़ी पे बैठकर सलामी लेते हो तो सैनिक के लहू से समझौता मत करो। तो अब यही राष्ट्रवाद का मुद्दा उपचुनाव में रहेगा? चुनावी मुद्दे से सवाल नहीं है। हाँ, जो राष्ट्र के साथ गद्दारी करेगा वो अपना पराया कोई हो हमारे निशाने पर रहेगा। तो यही मुद्दा कहीं ना कहीं उपचुनाव की 24 सीटों में नजर आएगा। ये हम मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन जो देश के साथ दलाली करेगा, जो सैनिक का लहू बेचेगा, वो चुनावी मुद्दा नहीं, लेकिन उसको नेस्त नाबूद का मुद्दा जरूर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। अच्छा, बीजेपी सिर्फ इस मसले को लेकर प्रदर्शन ही करती रहेगी या कोई कार्रवाई के लिए कोई कदम आगे बढ़ाया जाएगा? चिंता मत करिए, आप जिन दिनों का इंतजार कर रहे हैं वो दिन भी आपके सामने देखने नहीं, मैं कोई इंतजार नहीं कर रहा, मैं तो बीजेपी का सवाल कर रहा हूं। कांग्रेस भी लगातार यही कह रही है कि 6 साल से सरकार थी, अब ये मुद्दा लेके आया गया जब राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं। हम ईर्ष्या की कोई राजनीति नहीं करते। जब जब जो सूत्र पकड़ में आते जाएंगे, कानून अपना काम करता रहेगा। हमारी मंशा ना तो बडेरा को जेल में डालने की है, ना कमलनाथ को जेल में डालने की है, ना दिग्विजय सिंह को जेल में डालने की है। न्याय अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। जो अपराधी होगा वो जेल जाएगा, जो अपराधी होगा वो आगे बढ़ेगा, सख्त के सीने तक जाएगा। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। शर्मा जी, जब जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी की ये एक सफलता कह लीजिए कि बीजेपी कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा ले आती है जिसमें उलझकर विपक्षी दल रह जाता है और उपचुनाव के मुद्दों से वो या चुनाव के मुद्दे से वो भटक जाता है। तो क्या इस स्ट्रेटेजी में भी बीजेपी सफल हुई कि ये एक ऐसा मुद्दा लेके आए हैं कि अब कांग्रेस इसी में उलझकर रह जाएगी और बाकी सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे? अरे भाई साहब, आप पापी से पूछ नहीं रहे कि तुमने पाप किए क्यों, हमसे पूछ रहे हो। वो पाप नहीं करते तो हम क्या कूट रचित कागज बनाते क्या, मुझे बताइए। हमने कूट रचित तो कागज नहीं बनाए, उनने लेनदारी की है तो कागज है। अगर लेनदारी नहीं की तो हमें मानहानि का दावा करें हम पर, हमें जेल भेजें। अगर उनने लेनदारी की है तो बताएंगे कि चाइना का पैसा खाओगे, हिंदुस्तान के लहू को बेचोगे, हम तो कहेंगे। और लहू को बेचने, सैनिक के लहू से समझौता नहीं हो सकता, माफ करना। अब सैनिक को गोली चलाने की आजादी सीमा पर भी देंगे और देश के अंदर गद्दार है तो उन पर भी चलाने की आजादी देंगे। जी, साथ में रहे शर्मा जी, हमारे साथ शरद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। शरद, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो भी अब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे थे। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ जुड़े। लेकिन शर्मा जी, एक और चीज मैं ये भी जानना चाहूंगा, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे विषय रहेंगे, क्योंकि उपचुनाव बहुत नजदीक है जिसमें इस मुद्दे के अलावा और दूसरे मुद्दों को भी लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार को लेकर आप उपचुनाव में उतरने वाले हैं। सर, मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं, हमारा सीमा पर घटित घटना चुनावी मुद्दा नहीं होती। सैनिक के सम्मान से हम कभी समझौता नहीं करते। जो देश के साथ दलाली करेगा उससे हम कभी समझौता नहीं करते। इसलिए ये हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है। राम हमारे दिल का मुद्दा है, सीमा हमारी दिल का मुद्दा है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि यही तो सबसे बड़ा उपचुनाव में मुद्दा रहेगा कि वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और उस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से चीन को फायदा पहुंचाया, चीन के एजेंट के रूप में काम किया, उसको हम इस उपचुनाव में जनता तक पहुंचाएंगे। और आप कह रहे हैं कि ये हमारा मुद्दा नहीं रहेगा। क्या किसकी बात को सही समझूं? जी ने जो कहा है, अध्यक्ष जी से आपकी जो वार्ता है वही बात सही है, लेकिन मैं फिर आपसे आग्रह करना चाहता हूं, हम सैनिक के लहू से समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल। जो देश की दलाली करेगा उसे चौराहे पर भी बेइज्जत करेंगे, पब्लिक में भी बेइज्जत करेंगे और उसका चेहरा जनता के बिल्कुल करना चाहिए। चाहे अगर ऐसा मसला है तो फिर तथ्यों के साथ निकलकर सामने आना चाहिए। सैयद जाफर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, साथ में रहिए। जाफर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जिस तरह से लगातार आरोप बीजेपी लगा रही है, जिस तरह से बीजेपी इस मसले को लेकर उपचुनाव में भी उतरने की तैयारी में है, तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस उलझ गई इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी खुद उलझेगी। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा तात्कालिक मुद्दों से, तात्कालिक देश के गंभीर मुद्दों से राजनीति को जोड़ देते हैं।
जिस चीन की ये बात कर रहे हैं उस चीन के साथ तो रंगरेलियां ये मनाते हैं, झूला झुलाते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री को। और कितने आरएसएस के लोग, कितने सरकार के लोग पिछले दिनों चाइना गए। सही जाफर साहब, मेरा एक सवाल ये है कि अगर परसों इस मुद्दे को उठाया गया, इतने गंभीर आरोप लगाए गए, तो क्यों ना कांग्रेस प्रवक्ताओं की तरफ से उसको लेकर तथ्य पेश कर दिए गए कि यह सच्चाई है, बीजेपी झूठ बोल रही है। तथ्यों के साथ क्यों कांग्रेस निकलकर सामने नहीं आई? इंतजार कीजिए, कल हमारे प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने एक बयान जारी किया है, इनकी डेप्थ कितनी है। जी सर, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। खैर, समय भी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और वाकई में गंभीर मसला है। इस मसले को लेकर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की उतरती हुई नजर आने वाली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं। और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टेक्निकल टीम। और मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी से और हमारे बाकी सारे पैनलिस्ट से कि ICI मोटो सॉन्ग प्ले करेंगे हमारी टेक्निकल टीम। तो एक समय, अब 1 मिनट के लिए और खड़े होने का हमारे कार्यक्रम का ये एक विधिवत है और हमारे एंथम है मोटो सॉन्ग। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जगह पर खड़े हो सके जो, और जो नहीं हो सकते अपना हाथ इस तरह से रख के अपनी जगह पर। धन्यवाद टेक्निकल टीम। हमारे बीच हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से श्री मनोज कुमार पिंगवा जी उपस्थित हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच मैनेजिंग डायरेक्टर छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड से संजय शुक्ला जी उपस्थित हैं। हम आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारी इंस्टीट्यूट की शान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष CA अतुल कुमार गुप्ता जी हमारे बीच में हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में उपस्थित हैं। हम आपका भी सर स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हमारे CA निहार जामूसरिया जी हमारे बीच उपस्थित है। हम सब आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच कमिटी ऑन पब्लिक एंड गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चेयरमैन CA धीरज खंडेलवाल सर उपस्थित हैं। हम सब आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। हमारी एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की चेयरमैन और हमारी रायपुर ब्रांच की एक्स ऑफिशियल मेंबर कनिष्ठा सोनी जी हमारे बीच उपस्थित है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे बीच हमारी इस कमेटी के वाइस चेयरमैन CA चंद्रशेखर बसंत चितले सर उपस्थित है सर, और सेंट्रल काउंसिल मेंबर भी है सर हमारे। आपका भी सर स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन, जो 7 राज्यों से मिलकर के हमारी एक रीजनल कमेटी बनती है, उसके हमारे अध्यक्ष देवेंद्र सोमानी जी हैं। हम उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है मुख्यमंत्री जी को और अतिथियों को कि हमारी उस कमेटी में हमारे रायपुर के ट्रेजरर हैं
शशिकांत चंद्राकर जी जो यहीं से चुन करके गए हैं वो भी हमारे बीच उपस्थित है। मैं शशिकांत चंद्राकर जी का भी स्वागत एवं अभिनंदन करूंगा। और आज के इस कार्यक्रम को जो मूल रूप देने का प्रयास किया गया है, मैं हमारी रायपुर शाखा के डायनेमिक चेयरमैन किशोर बरड़िया सर को और सर की पूरी टीम को स्वागत एवं अभिनंदन करूंगा। सर, हमारे बीच मॉडरेटर के रूप में हमारे इस कमेटी के दीपक बत्रा सर उपस्थित है। मैं दीपक बत्रा सर का भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सर आज के हमारे इस वेबिनार कार्यक्रम में देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो देख ही रहे हैं, उनके साथ साथ हमारे स्टेट के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनकी टीम भी बैठी है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कैट है और उर्ला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ साथ बहुत सारे एसोसिएशन के हमारे जो उनकी टीम है, अध्यक्ष है, वो सभी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उन सबके अंदर भी आज के कार्यक्रम को देखने की बड़ी उत्सुकता थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट से बात हो रही है, हमारे व्यापारियों की बात हो रही है, तो उनके अंदर भी बहुत ये थी। और मैं इससे पहले कि हमारे रायपुर ब्रांच के चेयरमैन किशोर बरड़िया सर को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं, मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो हमारा सर ये कार्यक्रम है उसमें प्रदेश की आर्थिक नीति जो मुख्यमंत्री जी ने विगत 1.5 सालों में लाई है, जिसके कारण देश में मंदी चलते हुए भी हमारे स्टेट में उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा है, उसको हमारे देश के माध्यम से पहुंचाना है। प्रदेश के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक तरफ हमारे प्रदेश के मुखिया बैठे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे इंस्टीट्यूट के हमारे मुखिया बैठे हुए हैं, हमारे अतुल कुमार गुप्ता सर बैठे हुए हैं। तो दोनों मुखिया के बीच में रायपुर ब्रांच जो है वो एक ब्रिज यानी पुल का काम कर रही है, हमारी यहाँ की बातों को देश स्तर पर पहुंचाने का काम कर रही है। इस काम में मैं मुख्यमंत्री जी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में जो आपने हमें समय दिया है, इसके माध्यम से जो आपकी नीतियां ऊपर तक पहुंचेंगी, उससे हमारे अतुल गुप्ता सर के द्वारा वो जो पूरे देश भर में बैठेगी, उससे निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के साथ साथ देश में रोजगार बढ़ेगा और नए उद्योगों की स्थापना होगी। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे रायपुर ब्रांच चेयरमैन सीए किशोर बरड़िया सर को आमंत्रित करूंगा। थैंक यू रवि। आज का दिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की रायपुर शाखा के लिए एक बेहद ही गौरव का दिन है, जबकि यह प्रोग्राम हमारी रायपुर शाखा के साथ साथ ICAI की कमेटी ऑन पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हम आज यह संचालन करने जा रहे हैं। और ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ में हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी उपस्थित है। मैं रायपुर ब्रांच की तरफ से और हमारी कमेटी और पूरी ICAI की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित IAS अधिकारी भी मौजूद हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे ICAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष CA अतुल कुमार गुप्ता जी, CA राष्ट्रीय उपाध्यक्ष CA निहार जम्मूसारिया जी और हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर और रीजनल काउंसिल मेंबर भी उपस्थित है। मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने ट्रेड एसोसिएशन को भी बुलाया है। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी हमारे साथ में मौजूद है। हमारे साथ कैट के अध्यक्ष अमर पारवानी जी भी हैं और उर्ला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी गर्ग भी हमारे साथ में मौजूद है। मैं सभी से आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में आकर हमारे इंस्टीट्यूट का भी मान बढ़ाया है और हमारे रायपुर शहर और हमारे प्रदेश का भी मान बढ़ाया है। सर, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी रायपुर ब्रांच की शाखा की नींव 1981 में रखी गई थी और इस 40 वर्षों में यह एक पहला मौका है जब किसी प्रदेश के मुखिया राष्ट्रीय स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल मोड में हमारे पूरे ICAI मेंबर को संबोधित करने जा रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में 165 ब्रांचेस है, उसमें रायपुर एक ब्रांच है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे रायपुर शहर में लगभग 1500 चार्टर्ड अकाउंटेंट और पूरे प्रदेश में 3000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सर, CA ब्रांच द्वारा हमारे यहाँ समय समय पे वित्तीय मामलों में हो या प्रशासनिक मामले में हो अलग अलग सेमिनार और वर्कशॉप के माध्यम से कई प्रोग्राम किए जाते हैं। समय समय पर करदाताओं की सुविधा के लिए फ्री सेल सर्विसेज भी हमारे यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा निर्देशानुसार हम फ्री सेल सर्विसेज देते हैं। इसके साथ साथ
बजट प्लानिंग में या वित्तीय नीति निर्धारण में हमारी सरकार को हम समय समय पर हमारे मेंबर्स द्वारा रिप्रेजेंटेशन और सुझाव भी दिया जाता है। मुझे बताते हैं बहुत गर्व होता है कि रायपुर ब्रांच के मेंबर्स पूर्व में राजनीतिक और प्रशासनिक पदों में भी कार्यरत रह चुके हैं और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री अतुल कुमार गुप्ता के नेतृत्व में आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में वर्चुअल मोड में सेमिनार और वेबिनार के द्वारा हम हमारे मेंबर्स को बेनिफिट कर रहे हैं। दुनिया भर के विशेषज्ञों के जरिए हमारे यह प्रोग्राम किया जाता है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश के औद्योगिक विकास में रफ्तार लाना है। आज हमारा देश कोविड जैसी एक महामारी से गुजर रहा है। ऐसे समय में आप जैसे मुख्यमंत्री की दिशा और सोच से ही हमारा देश आर्थिक विकास को पकड़ पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम प्रदेश में विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ प्रदेश में स्थापित है। हम चूंकि कॉमर्स के एजुकेशन के लिए हमें छत्तीसगढ़ में और भी विशेष सहयोग की आवश्यकता है। शिक्षा सीए की शिक्षा चूंकि आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है, तो हम मुख्यमंत्री साहब से निवेदन भी करना चाहेंगे कि नया रायपुर में अगर वे हमें आईसीआई भवन के लिए निर्माण के लिए जगह मुहैया कराते हैं तो निश्चित रूप से यह हमारे सीए के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग व्यवस्था के लिए, उनके हॉस्टल की व्यवस्था के लिए और हमारे सीए के मेंबर्स भी वहां पे ऑफिस में आ जा सकेंगे। चूंकि नया रायपुर, नया राजधानी कैपिटल कॉम्प्लेक्स और सारे सरकारी ऑफिसेज हमारे नया रायपुर में ही है। आने वाले समय में सारे ऑफिस वहां हो जाएंगे। तो ऐसे समय में जब सारे सरकारी ऑफिसेज, प्रशासनिक ऑफिसेज नया रायपुर में शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे मेंबर्स भी वहां पर अपने ऑफिसेज खोलने के प्रेरित होंगे। तो ऐसे समय में मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि वे हमारी मांग को स्वीकार करें, क्योंकि आज आपकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है और इतने कम समय में आपने अपना नाम ऊंचा किया है। तो आज हमारे प्रदेश के साथ साथ देश के पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सुनना चाहते हैं, आपकी नीतियों के बारे में जानना चाहते हैं। मैं बिना किसी समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए देरी किए आने वाले समय में सीए डे की हमारे पूरे मेंबर्स को बधाई देते हुए और हमारे सभी गणमान्य नागरिकों का पुनः अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रायपुर ब्रांच चेयरमैन सीए किशोर बलेरिया सर। आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक छोटी सी डिमांड रखी है। छोटी सी कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत छोटी है और हमारे लिए काफी बड़ी डिमांड है कि आपने जमीन की मांग की है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ना ही केवल हमारी मांग को पूरा करेंगे, लेकिन उसे किस तरह से आगे क्रियान्वित करना है उसके लिए भी हमें एक दिशा निर्देश देंगे। और मैं आगे उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कि हमारे मौसेरे प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारा इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधित्व कर रही हमारी महिला मेंबर, जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर होने के साथ साथ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की चेयरमैन भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेक्निकल एडवाइजर है IESBA न्यूयॉर्क की और चेयरपर्सन है वुमेन लीडरशिप कमिटी ऑफ साउथ एशियन फेडरेशन अकाउंटेंट्स ऑफ सार्क कंट्रीज की। और मुझे बड़ी खुशी होगी ये बात कहते हुए हमारे सभी सदस्यों के सामने कि कैमिशा सोनी मैम हमारी रायपुर ब्रांच की एक्स ऑफिशियो मेंबर भी है। मैं कैमिशा सोनी मैम को आमंत्रित करूंगा, मैम आप आए और उद्बोधन दें। Honorable Chief Minister of Honorable Chief Minister of Chhattisgarh Shri Bhupesh Baghel ji, Honorable President ICI C Atul Gupta ji, Honorable Vice President ICI Nihar Jambusaria ji, Committee on Public and Government Financial Management Chairman C Dheeraj Kumar Khandelwal ji Mumbai से, Vice Chairman C S Chitale ji Pune से, CIRC Chairman Devendra Kumari जी उदयपुर से, CIRC मेंबर लोकल जो हमारे छत्तीसगढ़ से शशिकांत चंद्राकर जी, ट्रेजरर भी है चेयरमैन रायपुर ब्रांच किशोर बरेलिया जी, वाइस चेयरमैन सुरेश जी, सेक्रेटरी रवि जी, अमिताभ जी, विकी जी, इमीडिएट पास चेयरमैन भाटिया जी, मॉनिटर दीपक बत्रा जी, ऑफिसर्स फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, our valued esteemed guest speakers, respected senior members in the profession, and all viewers not only from Chhattisgarh but entire country. So let me begin by wishing you and your families the very best in this trying and testing time. Stay safe,
stay healthy and take every possible cares of yourself. जैसा कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था, और क्योंकि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट उपस्थित है, तो मैं कहना चाहूंगी कि पूरे भारत में 70% तेंदुपत्ता का उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। साथ में खनिज राजस्व की दृष्टि से दूसरा स्थान पूरे देश में लगता है। साथ में कच्चे तेल के प्रोडक्शन में देश का पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ है। प्राकृतिक संसाधन से भरपूर ये राज्य है। साथ में पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था, मध्य प्रदेश का साथ था, बट अभी अपने आप में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर राज्य है। और जैसा कि थीम है, उसकी थीम के अनुरूप है रिसर्जेंट छत्तीसगढ़, जिसमें कि रिसर्जेंट का मीनिंग है राइजिंग अगेन एज टू न्यू लाइफ एंड विगर। तो कोरोना टाइम में भी जब पूरा देश, पूरा विश्व एक महामारी से गुजर रहा है, उसमें एक नई फुहार की तरीके से छत्तीसगढ़ में जो नई स्कीम्स की बात हो रही है, चाहे अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इन्वेस्टमेंट के एनवायरनमेंट की बात है, जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के थ्रू हम जानेंगे। मैं इतना कहना चाहूंगी कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ नई पीढ़ी के निर्माण में समर्पित श्री भूपेश जी बघेल जी की सरकार का यह नारा, जिसने नई पीढ़ी में नई उत्साह और उमंग भर दी है, नई कार्य संस्कृति और आगे बढ़ने की प्रेरणा और विकास के पथ पर जीवन की नई राह में जनता की सेवा की जिम्मेदारी संभालने के पहले ही दिन से जिस लगन और मेहनत से कार्य किया है, उसका नतीजा सुकमा से लेकर सरगुजा, रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव तक प्रदेश की कार्य संस्कृति परिवर्तन को देखना बहुत ही सुखद लगता है। मैं श्री भूपेश जी व उनकी सरकार को जनता के प्रति समर्पित भाव से किए गए कार्य के लिए बधाई देना चाहती हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि रवि जी ने बताया, मैं विमेन मेंबर एम्पावरमेंट डायरेक्टरेट अभी जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट अतुल गुप्ता जी ने एक फॉर्म किया है डायरेक्टरेट, उसकी अभी कन्वीनर हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि हमने पूरे देश में जितनी भी बैंकिंग की नई नई इनिशिएटिव्स हैं जो स्पेसिफिकली महिला उद्यमियों के लिए है, तो उसकी नीतियों को हमने कंपाइल किया है, अवेयरनेस प्रोग्राम डिजाइन करे हैं जो ऑनलाइन पे भी अवेलेबल है। तो हम चाहेंगे कि जो नई नीतियां चाहे सरकार की हो, राज्य सरकार की नीति भी हम उससे जोड़ना चाहेंगे जो महिला उद्यमियों के लिए भी है। तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भी पार्टनर में ये करना चाहेंगे। जो नीति आयोग जितनी भी पूरे देश में नीति बनी है, उसको हमने एक पेपर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कंपाइल किया है। हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी यदि हम उस छत्तीसगढ़ की नीति को भी उस डॉक्यूमेंट में ऐड कर सके कि सरकार क्या क्या सुविधाएं उद्यमियों के लिए दे रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या जैसी भी सुविधा है, हम उसको जोड़ना चाहेंगे। और दूसरा जो इस कमिटी डायरेक्टरेट में है, वो है करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में जो 11वीं 12वीं से बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, सीए के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, साथ में जो महिला के लिए कॉलेजेस है, उसमें हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड प्रोग्राम करते हैं। तो आगे स्टेट में भी हमने प्रपोजल दिया है। तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जरूर निवेदन करूंगी कि ऐसा हम कुछ साथ में पार्टनरशिप में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम में हम साथ कर सके। और क्योंकि आज हमारे साथ नेशनल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित है, तो ज्यादा समय न लेते हुए एक बार पुनः मैं रायपुर ब्रांच की पूरी कमेटी को धन्यवाद देना चाहूंगी और बिहाफ ऑफ अवर ICI की उन्होंने ये बीच का प्रोग्राम हम लोगों के बीच में रखा। हम छत्तीसगढ़ की नीति के बारे में जान सकेंगे और छत्तीसगढ़ को एक मॉडल स्टेट के रूप में सभी लोग इसको जानना पहचान सकेंगे। तो धन्यवाद। और सभी को जो आने वाले CA डेज के लिए, CA डे 1 जुलाई को है, उसमें शुभकामनाएं देते हुए मैं वापस से रवि जी को हैंड ओवर करती हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद कैमिशा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कैमिशा सोनी मैम। आपने जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी कि करियर काउंसलिंग प्रोग्राम को आप आगे संचालित प्रदेश के साथ करना चाहती है, बहुत ही एक अच्छी पहल रहेगी हमारी नेशनल लेवल की टीम की तरफ से। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अगले उद्बोधन में हमारी आज के प्रोग्राम की कमेटी के चेयरमैन CA धीरज खंडेलवाल सर को कि सर आप आए और आप उद्बोधन दें। आदरणीय छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी,
President, Vice President, Vice Chairman, members of the Central Council member, members of the AIC, and Chairman of Chhattisgarh branch, Secretary Chief Chhattisgarh branch. और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और चलिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर चार्टर अकाउंटेंट्स के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत कर रहे हैं। हमारे रायपुर के चेयरमैन साहब ने भी थोड़ा सा आपको ICAI के बारे में परिचय दिया। मैं बताना चाहूँगा सर आपको कि जो ICAI जो संस्था है वो 1949 के अंदर सर एक सेटअप अंडर पार्लियामेंट हुआ और उस समय में जब ये संस्था का इस्टेब्लिशमेंट किया गया तो एक सोच थी और एक सपना था जिसके अंदर बखूबी इस संस्था ने काम किया कि ये संस्था जो है न केवल एक पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग बनेगी बल्कि एक कॉन्शियस कीपर ऑफ द सोसाइटी भी होगी। एक छोटी सी संस्था सर जो केवल और केवल 700 मेंबर से शुरू हुई थी और करीबन 1700 स्टूडेंट हुआ करते थे, एक ही ऑफिस था। आज की तारीख में करीबन 3,40,000 से ज्यादा जो है वो बच्चों ने इस अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इस कोर्स को अपनाया और वो आज सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है। करीबन 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। 165 ब्रांचेस, जैसे रायपुर हमारी एक ब्रांच है, ऐसी पूरे देश के कोने कोने में उस बच्चे के लिए जो बच्चा CA करना चाहता है, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है, उसके लिए स्थापित की गई है। और साथ में हमारे करीबन 35 कंट्रीज में जो है वो अलग अलग जो है वो अपने ऑफिस हैं, जहां पर हमारे जो करीबन 40,000 मेंबर बड़े से बड़ी पोजीशन के ऊपर आज की तारीख में काम कर रहे हैं। सर मैं इसमें और बात बताना चाहूंगा क्योंकि वो हमारे प्रदेश की तरक्की से भी जुड़ी हुई है कि विभिन्न प्रदेशों में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है या दूसरा प्रदेश है, जब भी उनको एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए एक मीट्स करनी होती थी, मेले लगाने होते थे या रोड शोज करने होते थे, उसमें हमारे चैप्टर्स ने जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज से करीब 1 से 1.5 साल पहले की बात है कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश का जो हमारा राज्य है उसने जो है वो दुबई में और नीदरलैंड में 2 इन्वेस्टर्स के बड़े प्रोग्राम किए और उसमें काफी इन्वेस्टर्स ने बाद में एग्रीमेंट भी किए। उस पूरे प्रोग्राम संचालित करने का सौभाग्य है वो ICAI के दुबई ऑफिस को और साथ में नीदरलैंड चैप्टर को जो है वो सौभाग्य मिला था। सर इसी तरीके से हमारा जो है वो इंस्टीट्यूट के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि शायद ये सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, जैसे कि केमिशा बहन ने कहा कि आपका जो पूरा का पूरा ध्यान है, पूरा का पूरा कदमता जो है वो प्रदेश को एक नया प्रदेश के रूप में बनाने की है, हर एक व्यक्ति के लिए सपोर्ट करने की है, गरीब से गरीब व्यक्ति को हेल्प करने की है, आत्मनिर्भर बनाने की है। उसी तरीके से ICAI ने भी एक भिड़ा उठाया और भी बड़े थोड़े सी फीस में, शायद दुनिया में ऐसा कोई और कोर्स नहीं होगा सर जिसके अंदर केवल 65,000 रुपए की फीस जो 4 साल में बच्चे को देनी होती है और वो भी बच्चा जब ट्रेनिंग करने जा रहा है तो उसको वो पैसे भी वापस मिल जाते हैं जब CA यहाँ पे ट्रेनिंग करता है। 65,000 रुपए के अंदर 3 साल के कोर्स के बाद एक बच्चे को 8 से लेकर 20 लाख रुपए तक का पैकेज मिलता है। अगर वो प्रैक्टिस करना चाहे तो प्रैक्टिस करता है। हजारों की संख्या में आज सिविल सर्वेंट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो वो अपने आप में अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इस कोर्स को कर सकता है। और ये 65,000 रुपए फीस जो होती है सर, इसमें भी इवन हम लोग जो है वो जैसे नॉर्थ ईस्ट के है उनमें हमने 75% का स्कॉलर को दिया हुआ है कि डिस्काउंट है। हम लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए 100 करोड़ से ऊपर का फंड अलग से ईयर मार्क्स किया हुआ है कि जो भी बच्चा गरीब है, जो भी बच्चा मेधावी है, उसको हम लोग जो है वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स है सर। केमिशा बहन ने इसके ऊपर बात नहीं कही, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आज की तारीख में 41% स्टूडेंट जो है वो हमारे कोर्स में वो वीमेन स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट है और 27% जो हमारी मेंबर है वो केवल और केवल फीमेल मेंबर जैसे केमिशा बहन है, उस तरीके से वीमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सर एक और बड़ी बात है कि जो है वो हम लोग जो है वो जैसा कि हमारे दिनेश भाई ने कहा कि जितने भी हमारे देश के अंदर लोग आते हैं, चाहे वो GST आना है या इनकम टैक्स में कोई चेंज होना है या कंपनी के भी में चेंज होना है, चाहे वो बड़ा व्यापारी है या छोटा व्यापारी है, उस पूरे सिस्टम को डेवलप करना, उनको गाइडेंस देना, ये कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो देश के अंदर कंट्रीब्यूट करें अपनी तरक्की के साथ साथ, वो उसका पूरा काम जो है वो ICAI ने बखूबी पिछले 70 सालों में किया। एक और चीज है सर जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और जिसमें ICAI आपको एक जो है वो मैं ये कहूँगा कि हम अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर जो छोटे उद्योग हैं, जो हमारे MSME हैं, जो हमारे SME हैं, जो हमारे रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम लोगों ने 1 जुलाई को, इस 1 जुलाई को जो परसों 1 जुलाई है सर, हम उसके अंदर एक नई स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं
जिसके अंदर हम लोग जो है वो अपने सभी सीए को बोल रहे हैं कि वो प्रो बोनो बेसिस पे बिना कोई चार्ज दिए उन उद्योगों को सक्षम बनाने के लिए, उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, मुझे कितना लोन लेना चाहिए, कहां से लेना चाहिए, किस तरह की सुविधाएं लेनी चाहिए, मुझे एक एक्सपोर्टर बनना है तो उसके लिए क्या सुविधाएं हो सकती हैं। मैंने सर अभी एक ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा प्रोग्राम किया, हमारा ऑस्ट्रेलिया में भी चैप्टर है, और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग जो है वो कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जूट का जो बैग होता है उसकी ऑस्ट्रेलिया में बहुत डिमांड है, लेकिन वो डिमांड सप्लाई कहां से होगी, कौन विश्वास के योग्य है, कहां से कर सकते हैं, इसका परिचय हमारे को नहीं है। तो आईसीआई के जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो ना केवल उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में, बल्कि उनको एक एक्सपोर्टर बनाने तक का जो जिम्मा है वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लेंगे। और इसके लिए हम ये उनको आह्वान करेंगे कि वो इसके लिए कोई जो सलाह देने के लिए कोई भी पैसा चार्ज जो है वो हमारे प्रदेश के जो उद्योगी हैं, जो उद्यमी हैं, उनसे ना चार्ज करें, और ये इंश्योर करें कि अगले 1 वर्ष के अंदर कम से कम हम 1000 लोगों को नया एक्सपोर्टर जो है छत्तीसगढ़ से भी जो है वो बनाएं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चेयरमैन साहब या हमारे जो दूसरे हमारे स्टेट के हमारे अधिकारी हैं वो आपसे मिले और ये कोशिश करें कि हम आपकी सरकार के साथ मिलके, हमारे कॉमर्स के जो हमारे सेक्रेटरी सर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर हैं, उनके पास मिलके ये इंश्योर करें कि हम लोग कम से कम 1000 लोगों को छत्तीसगढ़ से अगले 1 साल में एक एक्सपोर्टर बनाने का जो हमारा बीड़ा है वो नए एक्सपोर्टर बनाने का बीड़ा जो है वो हम उठा पाए। मुझे पता है सर हमारा छोटा सा ही एक कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन आपके बड़े सपने में, बड़े ड्रीम में हम अगर छोटा सा भी रोल अदा कर पाए तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात जो है वो होगी। सर इसी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो पार्टनर इंडिकेशन बिल्डिंग है। सर मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसा कि हमारे दोस्त ने कहा कि ऑनलाइन की बात करें, डिजिटल की बात करें, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी सर, कोरोना आया, सभी के लिए बड़ी प्रॉब्लम है सर, लॉकडाउन है, सब लोग पेंडेमिक की सिचुएशन में है, पर आईसीआई का 1% भी काम जो है वो इस पेंडेमिक में भी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पिछले कुछ वर्षों में किया। आज मेंबर को कोई फॉर्म जमा कराना है, बच्चे को कोई फॉर्म जमा कराना है, उनको कोई लाइसेंस लेना है, या मान लीजिए बच्चे को कोई पढ़ाई करनी है या मेंबर को पढ़ाई करनी है, कंप्लीट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोगों ने काम किया।